तो पार्ट 1 को जहाँ ख़त्म किया था हमने, पार्ट 2 को हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। डेवलपमेंट चैप्टर 1 क्लास 10 NCERT बुक्स CBSE। तो नेशनल डेवलपमेंट तो आप लोग अभी तक इतना समझ ही चुके होंगे कि डेवलपमेंट जो है वो एक आदमी के लिए कुछ और होती है, दूसरे के लिए कुछ और होती है। तो नेशनल डेवलपमेंट कैसे हम लोग सोचें, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? तो इसमें मैक्सिमली हम लोग इन क्वेश्चंस को के बारे में सोचते हैं। क्या सारे आइडियाज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है? क्या सबका सोचना, सब जो चाहते हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और या फिर इन सब में से किसी का चुनाव करें? इसका प्रॉब्लम है कि हम लोग किसको चुनें और किसको छाटें। या फिर क्या सही हो सबके लिए ये चुनें, मतलब क्या सही होगा सबके लिए, इसके बारे में सोचने ना पड़ता है। इसमें हमें यह भी देखना होगा कि क्या करने का सही तरीका होगा, कुछ भी करने का क्या सही तरीका होगा, हमें यह भी देखना पड़ेगा। और क्या यह सबके लिए ठीक होगा कि हम लोग चुन लेते हैं एक चीज़ को, अब पता चला वो मेरे लिए तो सही है पर दूसरे के लिए गलत हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी करते हो, आपको तो लगता है कि आपने सही लिखा, लेकिन टीचर गलत कर देती है, क्योंकि आपके लिए जो सही था वो सही नहीं था। एक्चुअली में वो राइट आंसर नहीं था, सबके हिसाब से, उनके हिसाब से राइट आंसर नहीं था। कई बार ऐसा होता है। जो हम लोग चुन रहे हैं, जिस चीज़ को चुन रहे हैं, क्या ये भी देखना पड़ेगा ना कि क्या वो एक आदमी के लिए सही है या पूरे के पूरे ग्रुप के लिए सही है, या फिर एक स्मॉल ग्रुप के लिए। जैसे कोई पॉलिसी बना, अब उस पॉलिसी को अप्लाई किया गया, उससे देखना होगा कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन को फ़ायदा हो रहा है या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप को, बिजनेस ग्रुप हो, पॉलिटिकल ग्रुप हो, सिर्फ उन्हीं को, एक स्मॉल ग्रुप को फ़ायदा हो रहा है कि पूरे के पूरे पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है किसी पॉलिसी का, ये देखना भी ज़रूरी होता है। तो हम लोग जो है नेशनल डेवलपमेंट में इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक वर्कआउट दिया गया है, तो इसको हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या रहा है। लेट्स वर्क दिस आउट में। Discuss the following situation. Look at the picture on the right. What should be the development goal for such an area? अब हम लोग को इससे देखना है, पिक्चर को देखिए और सोचिए कि इस एरिया के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा। फिर है एक रीड दिस न्यूज़ रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। पहला तो ये पिक्चर में देखिए कि एक तरफ बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, और एक तरफ झोपड़ी है, झुग्गी है, जहाँ छोटे छोटे झोपड़ी में परिवार रह रहे हैं, जहाँ औरत, ध्यान से देखिएगा तो एक औरत है जो है वो यहाँ पानी ले जा रही है मटके में, यानी कि यहाँ पे नल का भी सुविधा नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, घर टूटा फूटा है, छत पे देखिए करकट का छत है जो कि टूटा फूटा है थोड़ा बहुत। ये डिटेल्स जो है, लोग के पास प्रॉपर कपड़े नहीं हैं, बच्चे इसी तरह स्कूल नहीं जा रहे हैं, बहुत सारा यहाँ प्रॉब्लम है इनको इस पिक्चर में। तो आप इस पिक्चर को देख के क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ है, आप इन्हें देखिए और समझिए और फिर आंसर कीजिए कि आपको क्या लग रहा है। तो अब इस न्यूज़पेपर को समझते हैं। A vessel dumped 500 ton of liquid toxic waste into open air dumped in a city and in the surrounding seas. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. यहाँ कह रहा है कि एक वेसल जो है वो 500 टन का जो लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट है, जहरीला लिक्विड है वेस्ट, उसको डंप कर रहा है ओपन एरिया में, खुले एरिया में, खुले मैदान में,
डंप कर रहा है और उसके आसपास जो समुद्र है उसमें भी डंप कर रहा है। और ये कहाँ का है, तो अबिजान, जो कि एवरी कोस्ट के पास अफ्रीका में पड़ने वाला एक कंट्री है। द फॉर्म फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज nuisance, toxic skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were dead, 20 in hospital, and 26,000 treated for symptoms of poisoning. अब कह रहा है कि इसके बाद जो वहाँ के लोग हैं वो बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं, उन्हें बेहोश होने लगते हैं, स्किन रैशेस होने लगते हैं, और भी जिसके कारण 7 लोगों की मौत हो जाती है। 20 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं और 26,000 जो लोग हैं उनको इन्हीं जहर का सिम्टम देखा गया, उनके शरीर में जहर का सिम्टम देखा गया, जिसका ट्रीटमेंट हुआ है, इलाज हुआ है जहर का। द multinational company dealing in petroleum and metal had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. अब कह रहा है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी जो एक देश में नहीं बल्कि काफ़ी सारे देशों में अपना कारोबार करता हो, जैसे कि टाटा हो गया हम लोग का, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। फिर से ये रिलायंस हो गया, जियो तो इंडिया का ही है सिर्फ, मतलब अंबानी का कंपनी हो गया। ये सब जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी है कि हमारे यहाँ तो काम करते ही हैं, प्लस दूसरे यहाँ भी, जैसे LG ये विदेशी कंपनी है, ये हमारे यहाँ भी काम करता है, सैमसंग, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। तो एक पेट्रोलियम का मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देता है एवरी कोस्ट के एक लोकल को कि जो टॉक्सिक जहरीला वेस्ट जो है उसको वो अपने शिप में ले जाके डंप कर दे, डिस्पोज कर दे। तो इस पे क्वेश्चन बने, हु आर द पीपल हु बेनिफिट एंड हु डिड नॉट, किसे इससे फ़ायदा हो रहा है और किसे नहीं। नॉर्मल बात है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको फ़ायदा हो रहा है, जो लोकल कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लिया उसको फ़ायदा हो रहा है, पर जो वहाँ के लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है, वो बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो अपाहिज हो रहे हैं। तो इसकी वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ के नेशनल्स को प्रॉब्लम हो रहा है, वही मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बेनिफिट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे एक स्मॉल ग्रुप को बेनिफिट हो रहा है और उसकी जगह पूरे के पूरे नेशन को घाटा हो रहा है। व्हाट शुड बी डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री, इस कंट्री का डेवलपमेंट गोल क्या होगा। क्लीनिनेस, सबसे पहले तो होगा कि वहाँ पे जो वेस्ट जो डंप हो रहे हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ करके एक वहाँ से हटा के कहीं और उसको डंप किया जाए, या फिर ज़मीन खोद के उसके नीचे किया जाए, या फिर कहीं और, जिससे कि वहाँ के लोग जो बीमार पड़ रहे हैं उनका बीमार होना कम हो सके। तीसरा है इसमें पॉइंट, व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। ये आपको खुद से आंसर करना होगा कि आपके आसपास जो है उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा। आप गांव में रह रहे हैं तो गांव में, शहर में रह रहे हैं शहर में, बड़े शहर में रह रहे हैं तो बड़े शहर में, टाउन हो या सिटी हो तो उसमें। फिर से ये एक एक्टिविटी है जो भी आपको खुद ही करना होगा। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, नेक्स्ट टॉपिक ये है। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन different thing, how come some countries are generally called developed and other underdeveloped। तो यहाँ कह रहा है कि कैसे हम लोग किसी भी देश को डेवलप्ड कह सकते हैं और किसी को अंडर डेवलपमेंट कह सकते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं। जैसे कि USA जो हो गया वो डेवलप्ड कंट्री हो गया और हमारा इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री हो गया। तो ये हम कैसे कह सकते हैं। तो इससे पहले हमें कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे कि व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग
They could have similarity as well as differences. Which aspect do we use to compare them? अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके दो तरह हो सकते हैं। कुछ चीज़ें सिमिलर होंगे जो कि सामान्य होंगे, दोनों में होंगे, और कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी जो कि दोनों के अलग अलग होंगे। तो हम किसे चुनें कंपेयर करने के लिए? कौन सबसे सही रहेगा? जैसे कि आप अपने क्लास में ही ले लें, ऐसा हो सकता है कि हम जब स्टूडेंट्स को कंपेयर करें तो जो सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट है, जो सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त है बच्चा, वो पढ़ने में तेज़ ना हो, या फिर जो सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है वो सबके साथ फ्रेंडली ना हो। तो एक क्लास में भी डिफरेंट हो सकते हैं बच्चे, तो हम लोग इसको कैसे ही करेंगे? अब देखिए कि हम लोग को चूज़ करना पड़ता है कि हम किसको चूज़ करें, किस चीज़ से के लिए चूज़ करें। जैसे कि स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स के लिए हम लोग कुछ बच्चों को चूज़ करेंगे जो कि अच्छे होंगे स्पोर्ट्स में। कुछ बच्चे डिबेट में अच्छे होंगे और कुछ ऑर्गेनाइजिंग में अच्छे होंगे, कुछ म्यूज़िक में अच्छे होंगे। तो सबका जो टैलेंट है वो अलग-अलग है, तो इन सबको हम कैसे एक साथ करें, कैसे सबको ऐसे मिलाएँ कि एक डेवलपमेंट हो, क्लास का पूरा के पूरे क्लास का डेवलपमेंट हो, सब एक-दूसरे से कुछ ना कुछ सीखें और आगे बढ़ें। ये हम कैसे देखेंगे? Usually, we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. Of course, there can be different about what are important characteristics and should from the basic comprehension comparison, friendliness, spirit of cooperation, creativity or marks cure. तो हम लोग जो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है उन सब पे करेंगे, उनके बेसिस पे करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो कैसे हो सकता है? या तो कंपैरिजन जो है वो उनके फ्रेंडलीनेस पे होगा कि वो कितने दोस्ती करने में आगे हैं, कितने स्वभाव से अच्छे हैं, या उनका स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे करते हैं, वो कोऑपरेट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्रिएटिविटी कितना है, वो कितना क्रिएटिव हैं, मार्क्स कितना सिक्योर करा है, इन सब को मिला के हम लोग उनका ओवरऑल बनाते हैं कि ओवरऑल वो कितने हैं, अच्छे हैं। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, their income is considered to be one of the most important attribute. तो एक देश को भी कंपेयर करने के लिए इसी तरह इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनकम, कि लोगों के पास इनकम कितना है या फिर देश का इनकम कितना है ये जानना। कंट्री विथ हायर इनकम्स आर मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लेस इनकम। कंट्री जिनके पास ज़्यादा इनकम होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं उन कंट्रीज से जिनके पास कम इनकम होता है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग नीड। इससे यह होता है कि ज़्यादा इनकम होने से जितना भी ह्यूमन बींग का डिज़ायर जो होता है वो ज़्यादा होता है पूरा। तो डिज़ायर पूरा हुआ तो इकोनॉमी का जो मेन पर्पस है वो डिज़ायर पूरा करना है आदमी का, तो डिज़ायर पूरा हो रहा है। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट एंड with greater income. So, greater income itself is considered to be one important goal. कि ज़्यादा इनकम जो है वो होगा तो वो आराम से उनको जो भी चाहिए वो ख़रीद सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो इससे होगा कि ज़्यादा इनकम जो है वो कंसिडर किया जाता है इम्पॉर्टेंट गोल की तरह एक कंट्री के इकनॉमी में। नाउ दैट व्हाट इज़ द इनकम ऑफ कंट्री। अब इनकम ऑफ कंट्री क्या होगा? द इनकम of the country is the income of all resident of country. This give us total income of country. मतलब कि जो देश में रहने वाले लोग हैं उन सबका जो इनकम है उसको हम कहते हैं कि टोटल इनकम
होंगे कंट्री के, सबके इनकम मिला के जो टोटल इनकम होंगे वो एक कंट्री के इनकम होंगे. However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure since country have different population. जैसे कि आप जानते हैं कि सारे कंट्रीज़ में एक जैसे पॉपुलेशन तो नहीं होते. कुछ समय पहले तक हम सेकंड नंबर पे थे पॉपुलेशन के मामले में, अब फर्स्ट नंबर पे आ गए. हमारा कई ऐसा स्टेट है जो कि यूरोप के काफ़ी सारे देशों के पॉपुलेशन के बराबर पॉपुलेशन रखता है. तो हर कंट्री के पॉपुलेशन अलग अलग होते हैं तो इनकम भी तो अलग अलग होंगे. तो सिर्फ इसी बेसिस पे कैसे कर सकते हैं? नहीं तो यूरोप का इनकम पॉपुलेशन कम है हमसे तो इनकम कम होना चाहिए, वो कम डेवलप होना चाहिए. यूएसए का भी कम इन पॉपुलेशन है तो कम डेवलप होना चाहिए, लेकिन वो डेवलप्ड है कंट्री है, वो ज़्यादा डेवलप्ड है. तो ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए जो होता है एवरेज इनकम. एवरेज इनकम को हम लोग ध्यान में रखते हैं. वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. एक कंट्री का एवरेज इनकम निकलता है टोटल नंबर ऑफ जो इनकम है उसको टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकलता है. एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम. एवरेज इनकम जो है उसको हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. इसको क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. In World Development Report brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying countries. Countries with per capita income of US dollar 49,300 per annum and above in 2019 are called high income or rich country, and those whose with per capita income US dollar 2,500 or less are called low income countries. India come in the category low middle income countries because its per capita income in 2019 was just US dollar 6,700 per annum. The rich countries exclude countries of Middle East. Certain other small countries are generally called developed country. तो पर कैपिटा इनकम जो होता है वो होता है एक आदमी का इनकम, एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री, एक आदमी का इनकम के बराबर. इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक आदमी को चुन लिया और उसका बता दिया. एवरेज जो होता है एवरेज इनकम होता है टोटल नंबर ऑफ इनकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन करके. तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से 49,300 पर एनम जो होता है, अगर वो किसी आदमी का है, एक साल में वो इतना कमा रहा है $49,300 उस देश में हर एक आदमी, तो वो कहलाता है हाई रिच कंट्री में या डेवलप्ड कंट्री में. और अगर कोई $2,500 US डॉलर या उससे कम का इनकम रखता है, एवरेज इनकम रहता है, पर कैपिटा इनकम रहता है एक कंट्री का, तो वो लो इनकम या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं, अंडर डेवलप भी नहीं, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाता है. उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कुछ भी, ऐसा माना जाता है, अनडेवलप्ड कंट्री कहलाता है. इंडिया जो है वो आता है मिडिल इनकम कंट्री में, मिडिल क्लास की तरह, लोअर मिडिल क्लास की तरह, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, क्योंकि उस हम लोग का जो US डॉलर है वो पर कैपिटा एनम है, वो है 6,700 पर एनम. मतलब एक साल में यहाँ का जो एक आदमी है वो $6,700 कमाता है. और रिच कंट्रीज़ में आते हैं, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री आते हैं क्योंकि वहाँ ऑयल का भंडार है और बहुत रिच लोग हैं. दुबई वगैरह में आप देखेंगे तो पहले पुअर होता था, अब बहुत रिच हो चुका है ऑयल की वजह से.
यूरोप के बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री, वहाँ के पॉपुलेशन कम है, जिसके वजह से हर किसी के पास प्रॉपर्टी है, इनकम है, काम है, जो भी काम है वो काम ही करते हैं। कई कई जगह कुछ लाख सिर्फ हैं, वो लोग डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। पॉपुलेशन भी इफ़ेक्ट डालता है, पॉपुलेशन के साथ अगर इनकम हो तो ठीक है। एवरेज इनकम, while average are value of comparison, they also hide a spread. For example, let us understand two countries and A and B. For the sake of simplify, we have assumed that they have only 5 citizens each based on data given table 1. अब यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि मान लेते हैं कि मात्र 5 सिटी देते हैं कि 2 देश है, कंट्री ए और बी, दोनों देश में मात्र 5-5 सिटीज़न ही हैं। कंट्री एक में जो इनकम है, एक आदमी का 9,500 है, एक आदमी का 10,500 है, एक आदमी का 9,800 है, एक का चौथा का 10,000 है, पांचवा का 10,200 है। यहाँ आप देख रहे हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, लगभग सबके पास एक जैसा है। वहीं कंट्री बी के पास देख लिया जाए तो 1 के पास 500, 2 के पास 500, 3 के पास 500, 4 के पास 500 और 5 के पास 48,000 है। तो यहाँ क्या होगा, किसके पास ज़्यादा इनकम होगा? इन सब का रफली अगर कैलकुलेशन करें तो पहुँच जाता है 40,000 49,500 एवरेज इनकम जो होगा वो 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। अगर हम लोग 49,000 को 5 से डिवाइड कर देते हैं और इधर जो है ये हो जाएगा 5,000 प्लस 5,000 2,000 यानी 50,000। इधर 50,000 हो रहा है, सॉरी ये 50,000 नहीं होगा, यहाँ पे भी 50,000 हो जाएगा क्योंकि 500 यहाँ है तो ये 500 इधर दे देगा तो ये भी 10,000 हो जाएगा। 3 10 20,000 और यहाँ का 2 50,000 और इसका भी 50,000 और 5 से करेंगे तो ये भी 10,000 निकलेगा, मतलब दोनों का लगभग 10,000 एवरेज इनकम होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोनों कंट्रीज़ में डिफरेंट है। यहाँ एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वहीं दूसरे आदमी के पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, तो यहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 50,000 है लेकिन सबके पास है, तो ये एक डेवलप कंट्री का निशानी है। वही कंट्री बी के पास एक आदमी के पास है तो ये अंडर डेवलप्ड का निशानी है। यहाँ पे पुअर हैं, एक्सट्रीमली पुअर पीपल भी हैं और एक्सट्रीमली रिच पीपल भी हैं। और यहाँ सारे कंट्री ए में जो हैं वो सारे एवरेज हैं, सारे के पास पैसा है। 10,000 का पर कैपिटा इनकम आया है और हर किसी के पास लगभग 10,000 रुपया है। वहीं यहाँ 10,000 रुपये का पर कैपिटा इनकम बी में तो आया है, पर 4 लोगों के पास 500 का ही इनकम है, वहीं 5वां इंसान के पास 48,000 का इनकम होगा। तो इस तरह का डेवलपमेंट जो होता है वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि कंट्री बी का डेवलपमेंट है। कंपनी ए का जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री बी के जगह, क्योंकि कंट्री बी में जो है वो एक्सट्रीमली पुअर और एक्सट्रीमली रिच है, उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है गरीबी और अमीरी का। तो इसी के लिए जैसे कि आप ये फिगर में देखिए, वी मेड द चेयर एंड वी यूज़ देम, मतलब कि इन सब ने कुर्सी बनाया और ये सब बैठे हुए हैं। 4 कुर्सी हैं,
सब आराम से बैठे हुए हैं, आराम से सब के सब बराबर। वहीं यहाँ देखिए, वी मेड चेयर एंड ही टुक दैम। मतलब कि यहाँ कुछ में ही लोग सिमटे हुए हैं। कुर्सी को अगर इनकम लिया जाए तो कुछ में ही सारे के सारे हैं। और एक यहाँ देखिए आराम से 4 कुर्सी पे है। यहाँ सब ने मिल के कुर्सी बनाई, यानी कि सब ने मिल के पर कैपिटा इनकम बनाया। और यहाँ एक आराम से है और बाकी, तो यहाँ कंट्री विथ नो रिच नो पुअर है फिगर 1 में, और फिगर 2 में कंट्री विथ रिच एंड पुअर। तो डेवलप्ड कंट्री हम उनको कहेंगे जहाँ पे नो रिच नो पुअर, और अनडेवलप्ड कंट्री उसको कहेंगे जहाँ पे रिच भी हो और पुअर भी हो, और दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग अब इसे करें।